कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी शिष्य दक्षिणा। निखिल ने जल्दी में बस से उतरने की कोशिश की तो छपाक से सीधा कीचड़ में पैर जा पड़ा। ओफ, यही कसर बाकी रह गई थी। वह भुनभुनाया और कीचड़ को घास पर पोंछने की कोशिश करते हुए तेजी से विद्यालय की ओर बढ़ने लगा। एक हाथ में टिफिन संभाले, दूसरे में छाता और कंधे पर बैग टांगे वह हाफता हुआ निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचा। आज समय निर्धारण विद्यालय का नहीं बल्कि स्वयं उसका था, इसलिए कोई देरी की उलाहना देने वाला न था। मगर फिर भी उसे ग्लानि हुई। उसकी ग्लानि तब घोर निराशा में बदल गई जब उसने कक्षा में मात्र एक ही विद्यार्थी को उपस्थित पाया। 30 साल का निखिल यूपी के एक दूरस्थ कस्बे दीनापुर के माध्यमिक विद्यालय में गणित का शिक्षक नियुक्त हुआ था। वह हाई स्कूल के विद्यार्थी को गणित के अलावा विज्ञान भी पढ़ाता था, क्योंकि विज्ञान के शिक्षक 6 महीने से मेडिकल लीव पर चल रहे थे। ऐसा करना उसका स्वैच्छिक निर्णय था, किसी का थोपा हुआ नहीं। सरकारी विद्यालय में काम ज्यादा थे और शिक्षक कम। पढ़ाने के अलावा शिक्षकों को अन्य बहुत सी जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता था, जैसे कभी जनगणना तो कभी पोलिंग बूथ पर ड्यूटी, कभी ग्राम पंचायत के काम तो कभी कुछ अन्य सरकारी जिम्मेदारियां। इस सब के चलते शिक्षक का मूल धर्म शिक्षण तो कहीं पीछे ही छूट गया था। परिणामतः उसके विषयों का आधा पाठ्यक्रम भी पूर्ण नहीं हुआ था। परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं, इसलिए उसने सोचा था कि अगले 2 महीने रोज 3 घंटे की अतिरिक्त कक्षा लेकर पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ रिवीजन भी करा देगा। कल कक्षा में अतिरिक्त कक्षा की घोषणा भी कर दी थी, फिर भी मात्र एक ही विद्यार्थी उपलब्ध हुआ। ओह, उसका मन निराशा से भर गया। क्या किसी में सीखने पढ़ने की ललक शेष नहीं रही? क्या सही कह रहे थे प्रधानाचार्य? निखिल के सामने 2 दिन पहले का वह दृश्य घूम गया जब उसने प्रधानाचार्य से अधूरे पाठ्यक्रम के विषय में चिंता जाहिर करते हुए अतिरिक्त कक्षा लेने की बात कही थी। मगर उनका रवैया बिल्कुल लापरवाही भरा था। क्यों इतनी चिंता करते हो निखिल? इतनी चिंता तो उन बच्चों को भी नहीं है जिन्हें परीक्षा देनी है। यहाँ गरीब किसानों मजदूरों के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें अपनी कमाई के सीजन में विद्यालय भेजने के बजाय अपने साथ किसानी मजदूरी में लगाना बेहतर समझते हैं। उन्हें पाठ्यक्रम पूरा होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम भी आराम से रहो और उन्हें भी रहने दो। जो बच्चे सामान्य कक्षाओं में नहीं आते वे तुम्हारी अतिरिक्त कक्षा में क्या आएंगे? कोई आए या ना आए, मगर मैं अतिरिक्त कक्षा लूंगा। मैं अपने विषयों का पाठ्यक्रम जरूर पूरा कराऊंगा। इससे तुम्हारा क्या भला होगा? प्रधानाचार्य के पूछने पर उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कैसे आत्मविश्वास से जवाब दिया था। मुझे नींद अच्छी आएगी सर, परंतु आज मात्र एक छात्र को देखकर वह आत्मविश्वास कुछ डोलता सा प्रतीत हो रहा था। खैर, वह भारी कदमों से कक्षा में दाखिल हुआ। नमस्ते सर। उपस्थित छात्र ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नमस्ते दिनेश, कोई और नहीं आया? नहीं सर, मैं अकेला ही हूँ। क्षमा करना, थोड़ी देर हो गई आने में। तुम्हें कहीं यह तो नहीं लगा कि मैं नहीं आऊँगा? नहीं सर, मुझे आपके वचनों पर पूरा विश्वास था, दिनेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हारे सहपाठियों को पास होने की चिंता नहीं है? निखिल ने पूछा। नहीं सर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वे पास तो हो ही जाएंगे। दिनेश ने दूर दराज के गांव कस्बों में परीक्षाओं में चलने वाली सामूहिक नकल से निखिल को अवगत कराया। तो फिर तुम क्यों उपस्थित हुए? मेरा लक्ष्य मात्र पास होना नहीं, विषय को जानना समझना भी है सर। मुझे गणित और विज्ञान में बेहद रुचि है और सौभाग्य से आप जैसे शिक्षक भी मिल गए हैं। कहते हुए दिनेश के चेहरे पर खिले जोश और मुस्कुराहट ने निखिल की निराशा हर ली और उसमें पुनः पूर्ण उत्साह का संचार हो गया। चलो तो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। गुरु शिष्य के बीच 3 घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला। तब तक सामान्य विद्यालय भी शुरू हो चुका था। निखिल के सह शिक्षकों में कोई उसके इस प्रयास की चुटकी ले रहा था तो कोई सराहना कर रहा था। कक्षा पूरी कर जब निखिल बाहर आया तो साहनी सर ने हाथ जोड़कर फप्ती कसी। जय हो गुरुदेव। बस एक शिष्य पकड़ में आया। द्रोणाचार्य के लिए एक अर्जुन और चाणक्य के लिए एक चंद्रगुप्त ही काफी था साहनी जी, निखिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 1-2 दिन का जोश है, जल्दी ही ये इकलौता अर्जुन भी गायब हो जाएगा। साहनी सर बुदबुदाते हुए अपनी कक्षा लेने चले गए। आज निखिल जब सोने लेटा तो वाकई उसे बड़ी संतुष्टि और पूर्णता का एहसास हो रहा था।
सहसा उसके कानों में अपने आराध्य गुरु घनश्याम सर की पंक्ति गूंज उठी। 100 अयोग्य शिष्यों से भला एक योग्य शिष्य होता है निखिल। उसे शिक्षा देकर गुरु को जो सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है वह अन्य किसी जतन से नहीं पाया जा सकता। ऐसे ही शिष्य शिक्षक का जीवन सार्थक करते हैं, उसे शिक्षक से गुरु बनाते हैं। तुम मेरे ऐसे ही शिष्य हो निखिल। मैं तुम्हारा कैसे आभार प्रकट करूं। जी करता है तुम्हें कुछ शिष्य दक्षिणा दूं, मगर मेरे पास मेरी विद्या और आशीर्वाद के अतिरिक्त तुम्हें देने को और कुछ नहीं है। घनश्याम सर की मधुर स्मृतियों से निखिल के नेत्र सजल हो उठे। उसने अपने गुरु की मूरत और सीरत हृदय में ऐसे धारण कर रखी थी जैसे कोई पुजारी अपने देवता की करता है। अभावों और एकाकी जीवन से जूझते अनाथ छात्र निखिल को उसके विद्यालय के शिक्षक घनश्याम शुक्ला का ऐसा सहारा मिला जैसे किसी डरी सहमी नवजात लता को एक सुदृढ़ वृक्ष के साए में फलने फूलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। घनश्याम सर ने अपनी इस 12 वर्षीय अंतर्मुखी छात्र में छिपा एक प्रतिभाशाली कुशाग्र बुद्धि शिष्य तलाश लिया और फिर उसके सर्वांगीण विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी ले ली। बिना किसी लाभ या स्वार्थ पूर्ति की आकांक्षा किए उस पर अपना बहुमूल्य समय और ज्ञान लुटाते रहे। इस तपस्या का फल उन्हें यह मिला कि प्रथम बार एक छोटे से कस्बे से प्रदेश का टॉपर निकला निखिल कुमार। घनश्याम सर निखिल के प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानते थे। वे चाहते थे कि वह अपनी योग्यता के अनुरूप आईएएस या आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित करियर का चयन करे। इसके लिए वे उसे हर संभव सहायता देने को आतुर थे। मगर जब उन्होंने निखिल से पूछा तुम्हें क्या बनना है निखिल, तो उसने भावपूर्ण नेत्रों से कहा सर मुझे आप जैसा इंसान बनना है और कुछ नहीं। मैं तो कुछ नहीं हूँ बेटे, एक मामूली सा अध्यापक हूँ जो मुश्किल से घर खर्च चला पाता है। मगर तुम्हारे जैसे होनहार छात्र के सामने तो संभावनाओं का अनंत आकाश है। नहीं सर, मुझे भी आपकी तरह ही एक शिक्षक बनना है। ऐसा शिक्षक जो अपने छात्रों के जीवन में ज्ञान का अद्भुत प्रकाश भर दे, उन्हें मानवीय गुणों से सराबोर कर दे, जो उनके सामने संभावनाओं के अनंत द्वार खोल दे। ऐसा शिक्षक जीवन मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ है सर, और मुझे ऐसे ही जीवन की आकांक्षा है। निखिल के उच्च विचार जान घनश्याम सर का सीना गर्व और खुशी से फूल गया। घनश्याम सर को अपना आदर्श बना निखिल अध्यापक बन गया और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करने लगा। 2 वर्ष पहले ही उसे घनश्याम सर की अस्वस्थता का पता चला तो वह भागा भागा उनसे मिलने गया। उनके जैसे निखिल में ही प्राण अटके थे। उसे देख कहने लगे, तुझसे मिलकर अब सुकून से अनंत की यात्रा पर निकल पड़ूंगा, मगर तेरे ऊपर मेरा एक ऋण बाकी है जो तुझे कभी न कभी जरूर चुकाना है। कौन सा ऋण सर? निखिल के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह तैर आया। तूने मुझसे इतना कुछ सीखा मगर मुझे कभी कोई योग्य दक्षिणा नहीं दी। सुनकर निखिल सोच में पड़ गया। योग्य दक्षिणा? क्या दूं सर? आपको देने योग्य तो मुझ दरिद्र के पास कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, दिल छोटा मत कर। आज नहीं तो कल जरूर होगा। कभी तुझे जीवन में कोई नायाब अनगढ़ा हीरा मिले तो उसे तराशना, संवारना और मुझे समर्पित कर देना। मैं जहां भी रहूंगा उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लूंगा। निखिल अभी भी किन कर्तव्य विमूढ़ सा उन्हें अपलक निहार रहा था। मैं कुछ समझा नहीं सर। कौन सा हीरा? कैसा हीरा? मुझ साधारण से शिक्षक के पास हीरे का क्या काम? जब वो हीरा तुझे मिलेगा ना, तो स्वयं समझ जाएगा कि मैं किस हीरे की बात कर रहा था। कहते हुए घनश्याम सर के चेहरे पर बाल सुलभ हास्य नृत्य करने लगा और वही मनोहारी मुद्रा धारण किए वे संसार से विदा हो गए। निखिल आज तक उस हीरे की तलाश में था जिसका उसे कुछ अता पता भी नहीं था, जिसे उसे गुरु दक्षिणा में समर्पित कर अपने गुरु ऋण से मुक्त होना था। पूर्व स्मृतियों में बहते बहते निखिल की आंख लग गई और अगली सुबह अपने आदर्श को याद कर वह पुनः पूरे उत्साह के साथ 3 घंटे पहले ही विद्यालय की ओर चल पड़ा। अतिरिक्त कक्षा का सिलसिला जारी था। जितने मनोयोग से निखिल पढ़ रहा था उतने ही मनोयोग से दिनेश पढ़ रहा था। दोनों के मध्य गुरु शिष्य का पवित्र भावनात्मक संबंध बन चुका था। दिनेश में निखिल को कहीं न कहीं अपना प्रतिबिंब दिखाई देता था। आखिरकार निखिल की निस्वार्थ मेहनत रंग लाई। प्रदेश की हाई स्कूल की मेरिट लिस्ट में दिनेश का नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित हुआ। इसके बाद उसकी विलक्षण प्रतिभा को पहचान कर निखिल ने उसके साथ अतिरिक्त जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी, जिसका 2 साल बाद पुनः यह परिणाम आया कि उसने न सिर्फ इंटरमीडिएट में टॉप किया बल्कि वह आईआईटी में भी चयनित हुआ।
अनेक अभावों के बीच से निकल एक गरीब कस्बाई छात्र का यह करिश्मा रातों रात अखबारों की सुर्खियां बन गया। लोकल अखबारों द्वारा दिनेश के इंटरव्यू लिए जा रहे थे, जिसमें वह अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने शिक्षक निखिल सर को दे रहा था। दिनेश के किसान पिता भी अपने पुत्र की अभूतपूर्व सफलता से अभिभूत थे। अच्छा खासा प्रचार होने के कारण उसे कॉलेज फीस के लिए प्रायोजक भी मिल गए थे। अंततः उसकी उच्च शिक्षा निर्बाध आरंभ हो गई। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा था। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे। निखिल की शिक्षा और दिनेश की सफलता उस कस्बे के सामने एक मिसाल बन गए थे, जिससे प्रेरित हो अनेक अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। कभी खाली रहने वाली निखिल की अतिरिक्त कक्षा छात्रों के हुजूम से भरने लगी थी। उसके अथक प्रयासों से विद्यालय में शिक्षा का स्तर सुधरने लगा था। कस्बे भर में जो सम्मान निखिल को मिलने लगा था, उसी की आकांक्षा में बाकी शिक्षकों ने भी अपने कार्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। छात्रों की आंखों में दिनेश की तरह ही कुछ बड़ा कर गुजरने के सपने पनपने लगे थे, जिन्हें निखिल अपने शिक्षण से परवान चढ़ा रहा था। देखते ही देखते 4 साल निकल गए। दिनेश अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर चुका था। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से उसे लाखों रुपए के वेतन का ऑफर मिला था। यह खबर पूरे दीनापुर और आसपास के इलाके में फैल गई। निखिल भी दिनेश की इस उपलब्धि से अभिभूत था। लेकिन एक दिन दिनेश के पिता उसे डांटते धमकाते निखिल के पास लेकर आए। देखिए गुरुजी, आपके इस चेले का कैसा दिमाग फिर गया है, पगला गया है ये। क्यों, क्या हुआ? निखिल को कुछ समझ नहीं आया। लाखों की नौकरी मिली थी इसे, मगर उसे ऐसे ही ठोकर मारकर आ गया। क्या क्या सपने देखे थे इसके लिए, मगर यह कमबख्त एक झटके में सब चूर चूर कर आया। नौकरी छोड़ दी, मगर क्यों? इसी नालायक से पूछिए क्यों। सिर फिर गया है इसका, कहता है नौकरी नहीं करेगा, गरीब बच्चों के लिए कोचिंग क्लास खोलेगा, उन्हें मुफ्त में पढ़ाएगा, उन्हें पढ़ा लिखा कर इंजीनियर डॉक्टर बनाएगा। मैंने कहा तू तो बन गया ना इंजीनियर, तो अपना काम क्यों नहीं करता? दूसरों के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब करता है? कहता है इंजीनियर नहीं बनना है, निखिल सर की तरह शिक्षक बनना है। जैसे उन्होंने मेरी राह खोली, मुझे आगे बहुत से बच्चों की राह खोलनी है। पता नहीं क्या क्या बकता है, मेरी तो सुनता नहीं। आप ही कुछ समझाइए, मास्टरी में क्या रखा है? घर चलाने लायक भी मुश्किल से जुड़ता है। यह प्रसन्न लक्ष्मी को ठोकर मार दरिद्रता को चुन रहा है, पागल कहीं का। दिनेश के पिता बोले जा रहे थे और निखिल की दृष्टि दिनेश का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वहां न कोई भविष्य की असुरक्षा थी, न पिता के कटु वचनों की पीड़ा। वहां तो एक गर्व से परिपूर्ण अटल निश्चय लहरा रहा था। निज लाभ हानि की सीमित सोच से पार उठी एक ऐसी तरंग नजर आ रही थी, जो सर्व सुखाय सर्व हिताय की कामना से ओतप्रोत थी। निखिल की दृष्टि दिनेश के नेत्रों पर जा ठहरी। ओह, कैसी हीरे सी चमक रही है ये निश्चल आंखें। तभी उसके कानों में घनश्याम सर के अंतिम वचन गूंजे। हीरा नायाब अनगढ़ा हीरा, जो तेरे द्वारा तराशा सवारा गया हो, कहीं वह हीरा दिनेश ही तो नहीं है? निखिल के मस्तिष्क में एक प्रबल विचार कौंधा। हाँ, यही तो है वह, मेरे द्वारा तराशा गया हीरा, मेरी वह गुरु दक्षिणा जिसकी मुझे कब से तलाश थी। वह आज मुझे अपने सबसे योग्य शिष्य के रूप में मिली। हे गुरुदेव, आज मुझे समझ आया आप मुझसे किस गुरु दक्षिणा की आशा कर रहे थे। जो बीज आपने मेरे रूप में रोपा था, उस वृक्ष के फल से यह नया बीज तैयार हुआ है, जो आगे न जाने अपने समान कितने बीजों का जनक बनेगा। इस कड़ी से कितनी नई कड़ियां जुड़ेंगी और आपकी निस्वार्थ शिक्षण की परंपरा यूं ही अक्षुण्य बनी रहेगी। आपकी कीर्ति अमर रहेगी। हे गुरुदेव, मेरी यह अमूल्य निधि मेरा शिष्य अपने गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। निखिल की आंखों से झरझर आनंद अश्रु बहने लगे, जो प्रमाण थे कि आज उसने गुरु ऋण उतार दिया था। पिता के कटु वचनों के बीच दिनेश की आत्मविश्वासी दृष्टि भी अपने गुरु के नेत्रों में अपने निर्णय के लिए विश्वास और आशीर्वाद खोज रही थी। निखिल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट भरी दृष्टि उसकी ओर डाली, जो कह रही थी, मेरे गुरु की परंपरा का ध्वजारोही बनकर आज तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया दिनेश। स्वयं को अकेले मत समझना, मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा समस्त ज्ञान, समस्त समय, समस्त कर्म तुम्हारे इस पावन यज्ञ में आहुति बन इसे सफल करेंगे। यही मेरी तुम्हारे लिए आभार स्वरूप शिष्य दक्षिणा होगी। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी शिष्य दक्षिणा।